गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का वही पीछे वाला उसी का जो है ना आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि जिसको पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा वो इस क्लास में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। जो पीछे मैंने जो पिछली क्लास में बताया था थोड़ा सा उसके विषय में समझा देता हूँ। क्या बताया था मैं पिछली क्लास में? परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या था? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये क्या था? ये परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या था? ये आपका था। पहले क्या किए थे? मान के चलिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी? कोई भी परमाणु बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, उसका द्रव्यमान निकालना तो एक तो ऐसे ही मुश्किल वाला बात है ना। उस चीज को सरल करने के लिए तुलनात्मक विधि अपनाया गया। कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। किससे तुलना किया गया? कार्बन 12। अब कार्बन 12 नाम क्यों पड़ा? देखिए नेचर में कार्बन जो है ना 3 तरह का मिलता है। एक होता है 3 तरह का मिलता है, उसमें से एक का जो तीनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, लेकिन परमाणु संख्या समान है। जब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग लेकिन परमाणु संख्या समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक जैसे बोलेंगे ना तैसे दिमाग में घूम जाता है। जैसे बोलेंगे कार्बन का समस्थानिक, यानी कि 3 तरह का कार्बन है, कार्बन लेकिन उसका परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताया प्रकृति में 3 तरह कार्बन पाया जाता है, तीनों का परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, लेकिन तीनों को हम तोड़ के देखेंगे ना तो क्या मिलेगा? 12 ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा। 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, इसमें भी उसमें भी। ठीक है, देखिए तीनों का नाम क्या है? पहला का नाम है C12, दूसरा का C13, दूसरा का C13, चौथा का C14। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या किया गया, जो ये पहला वाला है ना इसको लिया गया। ठीक है, कंपेयर करने के लिए जितना इसका द्रव्यमान होगा जो भी आया तराजू पे तौलने के बाद किसका? कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान तराजू पे तौलने के बाद जितना आया उसमें भाग दे दिए। किससे? 12 से दिए थे ना पिछली बार में। तो कितना निकला था? 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम आया था। किसमें? इसमें जब 12 से भाग दिए तो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई। 1.6 से 10⁻⁻24। और इसी से अब तुलना करने लगे हम कि बाकी जो तत्व का परमाणु है उसका द्रव्यमान इससे कितना गुना भारी है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का भाई एक परमाणु का द्रव्यमान तराजू पे तौल लिए, जब उसमें भाग दिए इससे ना, किससे भाग दिए? इससे भाग दिए, कितना आया? 1.0079 आया ना। तो ये क्या हो गया? इसका नाम रखा गया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या बोलते हैं? AMU नाम देते हैं। वो कैसे? ये क्या है? AMU बोलेंगे, एक AMU बताए थे ना, एक AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, इंग्लिश नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई का, पहले बता चुके हैं। तो ये क्या था? एक संख्या था। संख्या बता रहे थे ना कि जब भाग देखिए निकलेगा तो क्या बचेगा? वो संख्या बनेगा। तो उसी संख्या को क्या बोलते हैं? कितना AMU? तो इतना AMU है। समझ गए? आप यहाँ पर AMU लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या था? कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान था उसमें 12 से भाग दिए, जितना आया उसको क्या बोले हम? परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसी से हम तुलना करने लगे। क्या करने लगे? तुलना करने लगे कि और जो तत्व का परमाणु है इनसे कितना गुना भारी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान इकाई हो गया। जैसे कि मैं हाइड्रोजन का निकाला तो कितना निकला? 1.0079। अब बताइए इसको याद रखना इजी लग रहा है? याद रखने का तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए पॉइंट के बाद 0079 का वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम इसको यूज में लाएंगे, क्या बोलते हैं, जब भी हम आगे सवाल वाल बनाएंगे तो वहाँ पर इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल लीजिए तराजू पे, जितना वजन आएगा उसमें इससे भाग दीजिए। भाग दे के हम दिखाए भी थे पिछली क्लास में। इससे भाग दीजिए, भाग देने के बाद आपका कितना आएगा? 15.999।
आया ना। अब इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वो राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ मतलब जो इसके नज़दीकी होगा, ये 15.999 किसके नज़दीक है, 16 के नज़दीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होगा। आ रहा समझ में, क्लियर। चलिए ठीक है। उसी तरह से जितना भी मैंने जो आपको लिस्ट दिया था, आपने देखा होगा क्लास में, उसमें मैंने राउंड ऑफ नहीं करवाया था। उसमें क्या था ना, एक्यूरेट आपको डाटा दिए थे कि हाइड्रोजन का टोटल कितना था, कुछ महत्वपूर्ण था, लेकिन उतना याद करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको जो लिस्ट दे रहा हूँ परमाणु द्रव्यमान इकाई का, मैं राउंड ऑफ करके दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। और वो मात्र कितना है, 25 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, इसको कृपया करके अभी आप नोट कीजिए पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जो क्लास अभी देखिएगा, इसको पहले अपने को नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे देखिएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं, आप सोचते हो बाद में हम लिखेंगे, तो सोचिए कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिए, बाद में तो लिखना ही है, अभी भी लिखना है, तो कृपया पहले उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद है ना, उसके बाद आप क्लास को आगे प्ले कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप देखे होंगे कि सबका, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है, 1.0079 होता है, तो वहाँ पर मैंने 1 लिया, हीलियम का 4 लिया, ठीक है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इस तरह से लिया हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रट लेना है दिमाग मन में। रटना तो क्या है, इसको तो बार बार जब बनाइएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको 10 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कंठस्थ होना चाहिए 25 का 25, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत कम मैं इंपॉर्टेंट निकाल के दिया हूँ, ठीक है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। आगे जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगा उस तरह से मैं आपको बताता जाऊँगा कि इसको भी याद रखना है तो रख लीजिए, ठीक है। जैसे बोलूँगा वैसे करना है बस, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या हुआ, ये पीछे का जितना मैं बताया था यहाँ तक पहुँच गया। एक था आपका क्या, चलिए पहले उसको छोड़िए, अभी पहले इसको इस पे आते हैं। सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, वो क्या निकलता था, जैसे कि 16 निकला था, क्या था ये, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। देखिए बात को समझिएगा, जब हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो खाली परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, तो ये अक्षर को याद रख लीजिए, आप दिमाग में बिठा लीजिए ठोस के। इसका मतलब होता है कि हमको तुलनात्मक वाला पूछ रहा है कि तुलना करने के बाद उसका कितना आया। यदि पूछ दे परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में, किसमें, ग्राम में, तो फिर क्या बोलेगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का, चाहे कार्बन हो या फिर ऑक्सीजन हो, कुछ हो लिख दे, कार्बन या ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा। तो सोचिएगा कि हमको ऑक्सीजन का एक परमाणु लेना पड़ेगा, तराजू पे तौलना पड़ेगा, बात समझिएगा, तब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, फलना फलना गुना 10⁻⁻23 ग्राम लिखते थे ना। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। इसको ध्यान में रखिएगा, इस शब्द को जरूरत पड़ने वाला है, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा। जो समझ रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे इतने बकने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो नहीं समझ रहे होंगे उसके लिए, उनके लिए इतना बकना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जब तक समझाएंगे नहीं अच्छी तरह से, उसको समझ में आएगा नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब सापेक्ष मतलब तुलना करते हैं ना, इसलिए सापेक्ष नाम लगा दिया। आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, बस आणविक द्रव्यमान भी लिखेंगे तो चलेगा। पर परमाणु द्रव्यमान क्या था, एक परमाणु का, नहीं किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना था तो परमाणु द्रव्यमान था। अब आणविक द्रव्यमान, अब किसी भी अणु का यदि द्रव्यमान निकालना हो तो कैसे होगा, तो क्या करेंगे पहले बता देते हैं हम। कोई अणु ले लेते हैं, जैसे जल ले लेते हैं, H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, टोटल कितना हुआ, 3 परमाणु हुआ उसमें। हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान जितना होगा तराजू पे तौल लेंगे, ठीक है, उसको 2 से गुना कर देंगे, कर दिए। अब ऑक्सीजन, अब क्या रहा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान तराजू पे तौल लेंगे, ग्राम में तौल लेंगे, ग्राम में तीनों को जोड़ देंगे, फिर हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का, तीनों का द्रव्यमान क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितना आएगा फिर इससे तुलना कर देंगे हम, किससे, इससे, कि वो कितना गुना भारी है। जैसे करते थे परमाणु द्रव्यमान में, उसी तरह से करेंगे आणविक द्रव्यमान में। अब जितना गुना भारी होगा तो उतना mu होगा, समझ गए ना। चलिए, वही लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है, क्या है, एक मात्र संख्या है।
जो बतलाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, उस पदार्थ का जो एक अणु होगा, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसका जो एक अणु का द्रव्यमान होगा कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग। कार्बन 12 के जो परमाणु द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है कितना, इतना ही होता है ना, यही बताए थे हम आपको। इससे कितना गुना भारी है, इससे कितना गुना अधिक है या फिर भारी है, कितना गुना भारी है, इससे भाग देना होगा, तो भाग दे दिए किसमें, पदार्थ के एक अणु का जो द्रव्यमान होगा। समझे, देखिए अणु का द्रव्यमान लिखा हुआ है, खाली आणविक द्रव्यमान लिखा रहता तो मतलब कुछ और निकलता, लेकिन अणु का द्रव्यमान है तो क्या हो गया, ग्राम में लेना पड़ेगा उसका वजन, तराजू पे तौल के। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए जैसे निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, आणविक द्रव्यमान निकालने बोले तो कैसे निकलेगा, किसका, जल का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो निकालते हैं। देखिए क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है, इसका अनुसूत्र होता है किसका, जल का, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब बताइए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कोमा कोमा का मतलब ऊपर से वही लिखाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब यही है, कोमा कोमा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितना होगा, 16 होता है, पता है आपको, बताए थे ना। चलिए देखिए तब H2O, H कितना यहाँ पर 2 है, एक H का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 2, यही होगा ना, प्लस 2H है तो गुणन होगा, जैसे मान चलिए एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, एक ही है ना, तो 2 का 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 प्लस अब किसका, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी क्या हुआ था, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट था, स्टोरेज हो गया फुल होके, वीडियो कट हो गया, हम बेवजह का 2 न्यूमेरिकल बता दिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मिटा भी दिया था लेकिन इतना सब बचा हुआ था, तब ध्यान आया कि एक बार रिव्यू लिया जाए। जितना बार रिकॉर्ड करता हूँ ना एक बार ज़रूर चेक करता हूँ सही बनाए, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं तो आगे का मेहनत बेकार ना हो जाए, ठीक है। चलिए कुछ गड़बड़ था, यहाँ तक आपको पिछला स्लाइड में था। अब देखिए 1 गुना 2, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18 AMU, ठीक है। ये किसका आणविक द्रव्यमान हुआ, जल का। उसी तरह से कहा जाए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। एक बात याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल अभी आपके रास्ते में जितना मैं, जैसे रास्ता मतलब जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, इसमें से जो जो भी आपको दिखता रहेगा, मतलब अनुसूत्र आते जाएगा, उसको साथ ही साथ याद करते चलिए, ठीक है। ये क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, ये तो आपको पता है। ये एक यौगिक है, इस सभी यौगिक का कुछ ना कुछ गुण धर्म होता है अपना, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे यौगिक हैं, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट कम से कम आपको जो ना 100 से 150 यौगिक तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसा होगा 20-25 यौगिक या 30 यौगिक तक जिसके गुणधर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उतना तो मुश्किल है, उतना 150 का गुणधर्म याद करके क्या कीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसका मैं बाद में जहाँ भी बाद में क्या बोलते हैं उसका गुणधर्म मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप जितना मिलते जाए उसको याद करते हुए चलिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में इकट्ठा हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर याद ही नहीं हो पाएगा जल्दी, ठीक है। तो चलिए ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र कितना है, H2SO4। देखिए अब इसका क्या निकालना है हमको, आणविक द्रव्यमान। तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 1, कितना है टोटल हाइड्रोजन 2, तो 2 से गुना कर दिए, प्लस सल्फर कितना है, S है, कितना है, एक ही पीस हो गया। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। अपना नोटबुक निकालिए और देखिए, जरूरी देखना, आपको चेक करना, जब तक देखिएगा नहीं याद होगा नहीं, इसलिए हम बोले थे अभी आप याद कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन कितना होता है, 16 गुना 4, 2 प्लस 32 प्लस 16 जो कि 64, 4 2 6 2 8, कितना हो जाएगा 90, 6 2 8, ठीक है 98 AMU, ठीक है। ये किसका आणविक द्रव्यमान हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इस 98 AMU का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ
कि यदि हम H2SO4 का एक अणु लेते हैं, उसको तराजू पे तौलते हैं, यदि उससे हम तुलना करते हैं किससे, AMU से, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई से, तो कितना गुना वो अधिक होगा, यानी कि भारी होगा, इतना गुना अधिक या भारी होगा। आया समझ में? चलिए ठीक है। अब देखते हैं इस सवाल को। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालें। ठीक है, अब बोल रहा है 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या निकालने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि वो 23 ग्राम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस बोले थे ना आप 98 AMU लिखिए, सिर्फ 98 लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 18 AMU लिखिए या 18 लिखिए। पिछली क्लास में बताए थे कि हम सिर्फ संख्या है, ये क्या है, तुलना करके जो लाते हैं, एक संख्या है, तुलनात्मक संख्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से 23 भी क्या है, एक तुलनात्मक संख्या है। क्या? तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक सोडियम परमाणु का जो द्रव्यमान होगा तरजुआ पे, तरजुआ मतलब तराजू पे, उसमें यदि हम भाग दें, किससे दें, जो परमाणु द्रव्यमान इकाई था नहीं था, उससे अगर यदि भाग करेंगे, यानी तुलना करेंगे, तो देखेंगे कितना अधिक है। तो कितना अधिक मिला था? 23 अधिक मिला था। तो कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान इसका, सोडियम का? 23 हो गया। ठीक है, इसी चीज, एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि दिमाग में अगर सही से सेट नहीं हुआ हो तो सेट हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है मोल, पिछली क्लास में बताए थे ना, मोल क्या है? मोल आपका क्या है बताइए, ध्यान में है तो। ये संख्या बताता है कि एक मोल में इतना अणु होगा, इतना परमाणु होगा। कौन बताता है? मोल। कितना होगा? 6.022 गुना 10 पर पावर 23। 10 पर पावर 23 कितना होता है? लगभग महासंख्यों से भी ज़्यादा हो गया। यानी कि इतना अगर यदि रहा कोई चीज़ एक जगह, तो क्या बोलेंगे, ये एक मोल है। जैसे कि मैं आपके सामने जो है ना 24 केला ला के रख दूँ, तो आप क्या बोलिएगा? अरे ये तो 2 दर्जन केला है। कोई नहीं बोलेगा 24 केला है, क्या बोलेगा? अरे ये तो 2 दर्जन केला है। यदि 12 केला आम रख 12 केला आपके सामने ला के रख दिया जाए ना, अरे बोलिए कितना? अरे ये तो 1 दर्जन केला है। उसी तरह से इतना अगर यदि कोई सामान, चाहे केला हो, अणु हो, परमाणु हो, या फिर बाल्टी हो, कुछ हो, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, नहीं होता गेहूं, उतना अगर इतना संख्या में ला के रख दें, तो क्या बोलेंगे? वो 1 मोल आलू है, 1 मोल केला है, 1 मोल अणु है, 1 मोल परमाणु है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है उसका साइज, कोई भी किसी का भी परमाणु का। लेकिन हम जब 1 मोल जमा करते हैं ना, तो लगभग इतना सा मिलता है, कोई इतना सा मिलता है। जैसा भी परमाणु हो, जो परमाणु छोटा होगा इतना सा मिलेगा, जो बड़ा होगा इतना मिलेगा, इतना मिल सकता है। ठीक है, जब 1 मोल जमा करेंगे तो वही सोचिए, 1 मोल आलू जमा करेंगे तो इतना, तो कम से कम हमको लगता है उस तरह से 50 ग्राम भर जाएगा। समझे? चलिए 50 ग्राम भरने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको कि रखना मुश्किल है उतना। समझे ना? चलिए ठीक है। अब क्या था आपका? 5.75 ग्राम सोडियम में। हाँ, और एक चीज़ आपको बताए थे, यदि किसी कोई भी चीज़ को, जैसे कि इतना 1 मोल हो गया, 1 मोल कोई भी कण को ले लें हम, यानी कि कोई भी परमाणु को ले लें हम, जैसे कि हम ऑक्सीजन का ले लें। किसका? 1 मोल ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको तराजू पे तौलते हैं, जानते हैं कितना मिलता है? 16 ग्राम मिलता है। यदि आप इतना, यानी कि 1 मोल यानी कि इतना ऑक्सीजन तराजू पे ले लीजिए, ठीक है, रख दीजिए दूसरी साइड, और इस साइड में 16 ग्राम का बटखरा रख दीजिए। बटखरा समझते कैसा होता है? नहीं समझते? देख लीजिए, ये है बटखरा। ठीक है, 16 ग्राम का बटखरा रख दीजिएगा ना इधर, और उधर रखिएगा कितना? 1 मोल ऑक्सीजन, तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा? 16 ग्राम। समझ में आया? पिछली क्लास में बताए थे आपको, बताए थे ना कितना होता है? 1 ग्राम परमाणु के बराबर होता है ना 1 मोल। मोल का जो परिभाषा बताए थे। यदि आपको सब ध्यान में नहीं तो अभी ध्यान में रखिए, किसी का भी जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसके आगे बस ग्राम लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 16 था, तो ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो
16 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, यदि मैं 1 मोल सोडियम लें, कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल सोडियम में कितना ग्राम होगा? यदि 1 मोल सोडियम को हम ले तो कितना ग्राम होगा? वो सोडियम 23 ग्राम होगा। जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसके आगे सिर्फ क्या लग जाएगा? ग्राम। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसा नहीं कि हवा में है। बात को समझिएगा। यदि हम किसी भी यानी कि किसी भी परमाणु को उतना मोल ले लेते हैं तो उसके परमाणु द्रव्यमान जो जितना होता है ना, उसे बस ग्राम लगा दीजिए। इसी तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, बोल रहा है ये कितना, ये जो सोडियम इतना ग्राम है, तो बोल रहा है कितना मोल होगा। पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि 1 मोल में कितना ग्राम सोडियम होता है। ठीक है, देख लेते हैं। 1 मोल में 23 ग्राम सोडियम होता है ना। अब आप ही बताइए, 1 मोल में 23 ग्राम सोडियम हुआ तो इतना ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा? समझ रहे हैं ना। यदि आपका मैथ सही हो फिर मैं वो बोलूँगा, एक एक नियम आ गया तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल, तो इतना ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा? आप इसको उल्टा के लिख लीजिए, यदि नहीं समझते ना तो एक एक नियम भी बता देता हूँ। देखिए 23 ग्राम सोडियम 1 मोल होता है, क्योंकि आगे अभी जरूरत पड़ेगा। यदि जो बिल्कुल जीरो से है ना तो उसको दिक्कत होगा, इसलिए कुछ समझाना पड़ रहा है। पहले मैं ऐसे लिखा था और ऐसे लिखा था, दोनों का मतलब बराबर है, लेकिन ऐसा क्यों लिखना पड़ा? एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक नियम में क्या होता है, जिसको निकालना हो ना उसको बाद में लिखते हैं। किसको निकालना है? मोलों की संख्या निकालें, कितना मोल होगा, तो इसको कहाँ रखें? राइट साइड। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो है। अब देखिए, तो 1 ग्राम सोडियम में 1 ग्राम सोडियम में कितना मोल होगा? ये थोड़ा हार्ड उदाहरण हो गया, थोड़ा सा एक नियम में एक बता देता हूँ। जो थोड़ा सा अच्छी तरह से जानता होगा उसको लगता होगा कि किस लिए बता रहे हैं। कोई बात नहीं, जब 2 मिनट समय लगेगा। अच्छा, मान के चलिए 10 रुपया में 5 कलम देता है। कितना कलम? 5 कलम। तो आप बताइए 30 रुपया में कितना कलम देगा? तो कैसे निकालिएगा, आप ही बताइए। यदि 10 रुपया में 5 कलम दिया तो 1 रुपया में कितना देगा? 5/10। ठीक है, आधे कलम ना देगा। 10 रुपया में 5 कलम दिया तो 1 रुपया में आधा कलम, यानी कि 5/10 का मतलब क्या हुआ? 1/2, यानी कि आधा कलम। 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा कलम। यदि बोलेंगे अब 30 रुपया में कितना देगा, तो 1/2, 1 रुपया में आधा कलम, तो 30 रुपया में गुना करेंगे ना, 30 से गुना करेंगे तो कितना देगा? 15 कलम देगा। समझे ना, वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम में कितना होगा? 1/23 मोल होगा, नहीं होगा? मोल की संख्या होगा। 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल, तो 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल। तो आप बताइए कितना बोल रहा है? 5.75 ग्राम सोडियम में कितना होगा? 5.75 ग्राम। डैश डैश मार दीजिए ना। 1/23 गुना क्या करेंगे? 5.75। 1 ग्राम में इतना, तो 5.75 ग्राम में तो गुना करेंगे। अब देखिए ये क्या करेंगे हम? 5.75 में 23 से भाग देंगे। 5.75 भागा 23 कितना आया? देखिए 0.25। तो 0.25 मोल हुआ, यानी कि इतना ग्राम में कितना मोल होगा? इतना मोल होगा। ये क्या आपका न्यूमेरिकल है, और याद रखिएगा न्यूमेरिकल आता है, छोटे मोटा न्यूमेरिकल आता है। वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपने थ्योरी अच्छी तरह से समझी हो। यदि मैंने जितना बताया अभी थ्योरी वो समझ में आ रहा होगा तो ये भी आपको इजली रूप से बहुत ही हल्का लगा होगा इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, यदि उसको आप सही से नहीं समझें तो ये समझ में नहीं आया होगा, तो उसको कृपया करके दोबारा देखिए। मैं पहले बताया था ना कि वो थोड़ा सा कई विद्यार्थियों को टफ लगता है, लेकिन मैं जितना बताया हूँ ना, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% या 95% स्टूडेंट को बहुत हल्का लगा होगा। लेकिन जो 5% बचे हैं ना, देखिए भगवान सबको एक जैसा दिमाग नहीं देता, ठीक है, ये कन्फर्म है। आप उसको दोबारा देखिए,
100% समझ में आएगा। फिर आप इसको बनाइए, बिल्कुल आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा? क्या कह रहा है? क्लोरीन का जो एक परमाणु होता है ना, जो बहुत छोटा होता है, उसका द्रव्यमान हम बोल रहे हैं ग्राम में, यानी कि तराजू पर तौलने के बाद क्या होगा। ठीक है, चलिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 35.5 पहले दे रखा है। ठीक है, अच्छा चलिए एक बात बताइए आप हमको, हम आपको क्या बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है? बताइए तो क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान जो आपका होता है, जो भी क्लोरीन का जो एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में रहा होगा ना तराजू पर, उसमें हम भाग दिए थे परमाणु द्रव्यमान इकाई से, उससे तुलना करने के बाद कितना आया था? 35.5। तो वही था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो कहने का मतलब है परमाणु द्रव्यमान किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? क्लोरीन की। तो क्लोरीन ही चलेगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? क्लोरीन Cl लिख देते हैं, तो लंबा चौड़ा कौन लिखेगा? Cl के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में, दोनों देखिए सुनना दिए, इसका मतलब शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बटा 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इससे तुलना करते थे तब जाके परमाणु द्रव्यमान निकला था। किसका? Cl का, यानी क्लोरीन का। ठीक है, कितना था क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान? 35.5 बराबर। अब निकालना क्या है? क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में निकालना है, इसी को निकालना है ना। तो क्या दे देते हैं? वाट दे देते हैं। उतना कौन लिखेगा? तो वाट दे दिए। 1.66 गुना 10⁻⁻24। अब देखिए वाट बराबर क्या होगा? इसको इससे गुना करेंगे, 35.5 गुना 1.66 गुना 10⁻⁻24। जब इसको हम गुना करेंगे कितना होगा? 35.5 गुना 1.66, देखिए कितना आया, दिख रहा है? 58.93, 58.93 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ग्राम हुआ। क्या? क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में हुआ ना, जो हमको निकालने बोल रहा था, ग्राम में। चलिए देखिए, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। मैं आपको क्या समझाया था? वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी अंक के बाद जस्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 2 अंक के बाद नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 अंक के बाद होना चाहिए ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप ये बताइए? इसमें 10 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 10 से। 10 से भाग देंगे तो पॉइंट शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो साथ साथ 10 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भाग देंगे तैसे ही 10 से गुना भी करना पड़ेगा। अब 10 से इसको भाग देते हैं तो 5.893 गुना 10 पर पावर, इसको हम भाग दे दिए। अब क्या रह गया? ये 10। जब 10 इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा? इसके 1 है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, क्या हो जाएगा? घटेगा, तो 10 पर पावर -23 होगा। इतना ग्राम। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया किसका? क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में। कितना ग्राम होगा? इतना ग्राम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है ना? हल्का क्यों लग रहा है? हल्का लगने के क्या कारण है कि आपने थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ा है। इस आधार पर जितना भी सवाल होगा मुझे पूरा उम्मीद है आप बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल नहीं, इसी को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कैसे बनाए इसको। चलिए छोड़िए, देखिए 6.022 गुना 10 पर पावर 23 क्लोरीन कितना होगा? 1 मोल के बराबर होगा, नहीं होगा? 1 मोल में क्या है? इतना कुछ हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे क्लोरीन हो या सोडियम हो या जल का एक अणु हो, कुछ भी हो। इसको क्या मतलब? जैसे केला, जरूर थोड़े दर्जन थोड़े कि केले होगा, आम भी हो सकता है 1 दर्जन आम, 1 दर्जन पपीता भी हो सकता है। समझ गए ना? उसी तरह से इतना क्लोरीन क्या होगा? 1 मोल के बराबर होगा। अब बताइए आप, इतना क्लोरीन यानी कि 1 मोल क्लोरीन को अगर लेंगे तो उसका वजन कितना होगा? अभी क्या बताए थे? किसी का भी हमको
एक मोल का क्या करना है, वजन निकालना हो, तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना उसके आगे बस ग्राम लगा देना है किसी का भी। जैसे बोलेंगे हम अब ऑक्सीजन का, बोलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 16 ग्राम, क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो बस ग्राम लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, यानी कि इतना क्लोरीन 6.022 × 10⁻23 क्लोरीन का द्रव्यमान, क्लोरीन का जो द्रव्यमान होगा ग्राम में कितना होगा, 35.5 ग्राम होगा। समझ में आया यहाँ तक? कहने मतलब है यदि हम इतना क्लोरीन को इकट्ठा करेंगे, हम जमा करेंगे, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 35.5 ग्राम। इसी को तो 1 मोल कहते हैं ना। और 1 मोल क्या होता है, जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है उसके आगे बस ग्राम लगा दीजिए, तो क्या हो गया, यानी कि 1 मोल में इतना ग्राम पाया जाता होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, अब देखिए यदि बोलूँगा, यदि हम कहेंगे 1 क्लोरीन, कितना, 1 क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होगा, इतना का इतना होता है, तो 1 का 35.5 बटा 6.022 × 10⁻23। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, 35.5 भागा 6.022, देखिए कितना आता है, दिख रहा है 5.89। ठीक है, बराबर 5.89, और 10⁻23 है, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, 10⁻⁻23 ग्राम। यानी कि ये क्या हो गया, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान, क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकला ना, कितना निकला, 5.89 × 10⁻⁻23। यहाँ भी क्या निकला था, 5.89 × 10⁻⁻23 निकला ना, बराबर निकला ना। कहने का मतलब आप इस इधर से बनाइए या इधर से बनाइए, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये सवाल आपका खत्म होता है। इस तरह से जितना भी सवाल आपको आएगा ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बना पाओगे। यदि आप नहीं भी बना पाते हो तो ये ध्यान रखिएगा, जितना ज़रूरत है मैं उतना भी बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा में जैसे कि आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा होगा, ठीक है, सारे को मैं कवर करूँगा। बात समझिएगा, जितना अभी पूछा होगा, ठीक है, चैप्टर वाइज, वो भी चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ चैप्टर खत्म होने की बात कर रहा हूँ, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल जितना भी अब बड़ा बचा हुआ है ना, उनको इसको ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, यदि मैं सारे बताने लगूँ ना तो वही चला जाएगा 10 क्लास। समझ रहे हैं ना, मेरा टारगेट है कि ये 40 से 45 क्लास में, अधिक से अधिक 50 क्लास में कंप्लीट करना। 50 तो नहीं जाने दूंगा, 40-45 के बीच में रहेगा, कंप्लीट करना। यदि 10 क्लास उसी को डाल दूंगा तो इस तरह से 200 क्लास में भी ख़त्म नहीं होने वाला न्यूमेरिकल का, टोटल केमिस्ट्री का। ठीक है, लेकिन मैं जितना आपको ज़रूरत है रेलवे ड्राइवर के हिसाब से, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ कि कहीं से छूटे ना। 5% ज़्यादा है लेकिन कम नहीं है। ठीक है, बाकी जो छूटेगा आपका ऑब्जेक्टिव कवर कर लेगा, जितना अभी तक पूछा गया है, जिसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट होने के बाद, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, पिछले क्लास का आंसर आपको यहाँ होगा, और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन समाप्त होने से पहले एक ध्यान आ गया, इसलिए नीचे लिख के रखे थे। ठीक है मुझे पता था ये मिस्टेक होगा, छूटेगा, इसलिए लिख के रखे थे। मानक ताप, देखिए जैसे कि 1 मोल कोई भी चीज़ लेते हैं आप, 1 मोल क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, उसका द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। यदि हम 1 मोल सोडियम लेंगे, क्या लेंगे, सोडियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका 23 ग्राम हो जाएगा। यदि 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। जितना परमाणु द्रव्यमान होता है ना, उसके आगे सिर्फ ग्राम लग जाता है। समझ रहे हैं ना, यही मैं तब से समझा रहा हूँ। उसी तरह से 1 मोल कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, यदि 1 मोल गैस लेंगे तो उसका जो आयतन होगा, आयतन हो ना, किसी भी जगह को भरने की क्षमता जो होता है उसका, यानी कि उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, कोई भी गैस, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, मान के चलिए एक मोल आप ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, उसका जो आयतन होगा ना, लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मानक ताप और दाब पर होना चाहिए। मानक ताप क्या होता है, मानक ताप आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
ताप कितना है, मानक 0 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, मापना है। ठीक है, कितना, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे, इसी टेम्परेचर पे मापेंगे, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर। पारा का जो लेवल बताता है ना, जो उसका मापी यंत्र होता है, उसमें 76 सेंटीमीटर बताना चाहिए। किसका, उसका प्रेशर मतलब दाब, दाब कितना बताना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, और ताप कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ऐसा सिचुएशन आए जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा माहौल बना दे और प्रेशर उस तरह से बना दे 76 सेंटीमीटर हो उस जगह का, और वहाँ पर यदि किसी भी गैस का आयतन निकाल लेंगे, कितना गैस का, 1 मोल का। 1 मोल मतलब उस गैस का जो एक परमाणु होता है ना, किस जैसा ऑक्सीजन भी क्या गैस है ना, यानी ऑक्सीजन गैस, हम इतना ऑक्सीजन गैस ले लें, कितना, इतना, तो उसका जो आयतन होगा 22.4 लीटर होगा। कोई भी गैस ले लीजिए, कितना लेना है, लेकिन 1 मोल लेना है, तो उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, ये मिस्टेक से छूटने वाला था। ठीक है, बाकी तो सारा कवर हो गया है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक। पिछले क्लास का आंसर देख सकते हैं आप, और जो आज इतना अभी हुआ उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको कृपया करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।